What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये डिस्कशन जो है काफी उम्दा रहने वाला है। मेन फोकस जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि प्रीलिम्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस मेरा अब चल रहा है आजकल, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी सारी मैंने बैकग्राउंड के साथ में आप लोगों के सामने रखना स्टार्ट कर दिए, तो उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय किया करो। और खासकर ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों का एक अच्छा पैटर्न बनाएगी। अगर रेगुलरली आप लोग इनको नोट्स बनाकर चलोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो इंसान वो है कि जो खुद के नोट्स बनाए, अपने आप से नोट्स बनाकर पढ़े। एक इंसान वो है कि पीडीएफ मिल गई उससे पढ़ लिया। आप लोगों को कौन सा कंफर्टेबल लगता है वो आप लोग अपने जोन के हिसाब से कर लो। वैसे मुझे जो अगर मैं रिकमेंड करूं तो नोट्स अगर आप लोग खुद से बनाओगे तो पूरी जो ये आज की पीपीटी है इनको आप लोग A4 साइज की एक सीट में आप लोग इसको बेसिकली नहीं एक क्रिप्ट साइज में आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। इससे लंबे समय तक आप लोग खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप लोग कभी भूल भी नहीं पाओगे। या फिर टॉपिक वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे आज मान लीजिए कोई पैटर्न आ गया क्वाड के बारे में, अब क्वाड के बारे में लिख लिया, फिर कभी कोई मीटिंग हो रही है एक लाइन ऐड कर दी, क्योंकि बेसिक तो आप लोगों ने बना ही लिया क्वाड का। तो इस तरीके से नोट्स फॉर्मेशन अगर आप लोग करोगे तो लंबे समय तक चीजें आप लोग की चल पाएंगी। वैसे बताइए आज का दिन कैसा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया। और अब तो मजा आ गया हो गया। यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है, वीडियो किस किसने देख लिया जो नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने डाली थी। अब तो आप लोग मतलब कि हो ना, अब तो और भी अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि एक और आप लोग के सामने अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा और दम लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा। अपने दिन के बारे में जरूर बताना आज का टारगेट कितना अचीव किया, और जो मॉर्निंग में अपने दिन कौन कौन स्टार्ट कर पा रहा है और कौन कौन नहीं उठ पा रहा है वो किस तरीके से उसको इंप्रूव करेगा ये भी बताइए। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप लोग अपना किस तरीके से काम लेकर चल रहे हैं वो आप लोग को बताना है। ठीक है, बात बड़ी शानदार बोली गई, बोला गया जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु है वो है वक्त। वक्त अगर इंसान जो है उसको एक बार समझ ले और वक्त को खराब करना बंद कर दे तो वो इंसान जो है वो कभी भी पीछे नहीं रुकने वाला है। क्योंकि वक्त जो है ना, वो जो आप लोग को एक तरीके से लेसन या फिर पाठ सिखाएगा वो दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। क्योंकि वक्त का मारा हुआ इंसान जो है वो हमेशा एक सही पैटर्न में चलेगा अगर वो वक्त को सीरियस लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि वक्त जो है वो कभी रुकता नहीं है। आज हो सकता है इंसान बीमार हो जाए, रुक जाए, आज कोई काम न करे, छोड़ दे, पर लेकिन वक्त ऐसा नहीं करता है कभी भी। ठीक है, तो वक्त के साथ में जिसने एक बार तालमेल बैठा लिया वो इंसान कभी पीछे रुक ही नहीं सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि वक्त को अपना दोस्त बनाओ और फिर देखो कि जिंदगी जीने में आप लोग को कितना मजा आएगा। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिल्कुल टकटकी लगाकर, तो उम्दा तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। और रेगुलर 2 वीडियो इस चैनल के ऊपर आती हैं, एक शाम को 8:30 बजे और एक सुबह 6:30 बजे। फिक्स टाइम है इनका। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हो तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके चलते आप लोगों की पढ़ाई जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहेगी। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या आज का ये डिस्कशन है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं, उसको कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोग देख लेंगे एक बार। सबसे पहले बात की जा रही है एक मिनिस्ट्री के बारे में, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है उसके लिए यहाँ पर लगभग आप लोग बोल सकते हैं 2.25 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो मेदाराम यात्रा करके यहाँ पर ये फेस्टिवल है। आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा पैसे यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो मेदाराम यात्रा है यहाँ पर, ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है। फेयर मतलब मेला। ठीक है, जो बचपन में नहीं जाते थे मेला घूमने के लिए, वही वाले मेला की बात कर रहे हैं। और कुंभ मेले के अगर बाद में बात करें तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर इसके अंदर इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर ये सेकंड लार्जेस्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है कोया ट्राइब, तो इसके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप लोगों को बताना है कौन से राज्य में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपोर्टेंट एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है स्टेट पीसीएस के लिए भी। आप लोगों के लिए मैच करने के लिए कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। एक फीवर है बुखार जिसको बोलते हैं, इसका नाम है लासा फीवर। लासा फीवर बेसिकली कोज है वायरस की वजह से यहाँ पर ये, और ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। पहली बार जो डिस्कवर किया गया था ये 1969 में, तो 1969 में कहां पर लासा में डिस्कवर किया गया था। आप लोगों को ये बताना है ये कौन सी कंट्री में है लासा। तो अफ्रीका के अंदर है, तो आप लोगों को पता चल गया। और अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, तो आप लोग एक तुक्का तो कम से कम मार ही सकते हो। बताइए, चलिए देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। ठीक है, देविका जो रिवर है ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रही, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से ज्योग्राफी के बारे में तो कंफ्यूजन आना नहीं है। हिल्ली सुधा महादेव जो टेंपल है यहाँ पर उधमपुर के अंदर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये फ्लो करती है वहां से लेकर वेस्टर्न पंजाब में, आज के में पाकिस्तान में होते हुए यहाँ पर बेसिकली ये मर्ज होती है एक पर्टिकुलर रिवर के साथ में। तो ये मर्ज होती है इस रिवर के साथ में, इसका नाम बताना है। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात की थी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। तो करतारपुर कॉरिडोर जिस नदी के ऊपर बनाया गया था
ये वही नदी है। अब तो आप लोग आंसर दे सकते हैं ना। चलिए अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। बताइए, देविका रिवर को बहन भी बोला जाता है एक रिवर का, ये कौन सी रिवर की बहन है? चलिए आप लोग तुक्का मार सकते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती या फिर कोई और रिवर ले लीजिए, यहां पर कावेरी। बताइए कौन सी रिवर की बहन रिवर को इसको बोला जाता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी इंपोर्टेंट है, इसका नाम है एनआरसीपी। एनआरसीपी जो है यहाँ पर, ये सेंट्रली फंडेड एक स्कीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्कीम है यहाँ पर, जो कि 1995 में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, ताकि जो रिवर का पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसका नाम आप लोगों को बताना है, तो इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करूंगा काफी अच्छे से। रिसेंटली अभी यहाँ पर चौथे नंबर की मीटिंग हुई, किसकी? क्वाड की। क्वाड में 4 कंट्री है, क्योंकि क्वाड का मतलब ही 4 होता है। इसमें कौन कौन है? इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसको कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि ये मीटिंग हुई, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर मिले जाकर इन 3 कंट्री के साथ में। तो कहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, ये आप लोग को बताना है। क्वाड का जो आइडिया था, यानी कि क्वाड का एक तरीके से जो आइडिया था, क्वाड का एक तरीके से जो नहीं कहते, एक तरीके से नींव जो रखी गई थी, वो किस इंसान के द्वारा रखी गई थी? और ये नींव 2007 में रखी गई थी। ये भी काफी फेमस पर्सनैलिटी है, इनके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि काफी उम्दा डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, स्टैटिक पोर्शन के साथ में। और जिसको बेसिकली इंटरेस्ट रहता है इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी में या फिर ऐसे आर्टिकल जो कि इंपोर्टेंट है, वो इसको कंटिन्यू अच्छे से एंजॉय कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि यहाँ पर सेक्शन है हमारे, खासकर डे के बारे में मैं बताता हूं अगर कोई इंपोर्टेंट हो जाएगा। ताज में बात की जा रही है, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर उत्सव है जिसको बोलते हैं यहाँ पर ताज महोत्सव या फिर ताज फेस्टिवल। तो ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 तारीख से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा और 27 फरवरी तक यहाँ पर ये चलने वाला फेस्टिवल है। ये आगरा में बेसिकली आगरे की जो कल्चर है देश के अंदर में, उसको बेसिकली दिखाने की कोशिश करता है। आप लोगों को पता है दुनिया में 8 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा आप लोगों को आगरा का ताजमहल देखने को मिलता है। चलिए आज होमवर्क देता हूं आप लोगों को, काफी इंटरेस्टिंग होमवर्क है। मैंने एक का नाम बता दिया, बाकी के बचे हुए कहां कहां पर है उनको जाकर खोजिएगा। आप लोग उनको एक तरीके से अपनी लिस्ट में भी डाल सकते हैं कि जिंदगी में अगर कभी टाइम मिलेगा तो इनको जरूर देखने जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग लिस्ट में डाल सकते हैं, अलग अलग देश के अंदर में है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा ताजमहल भी है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर ताज महोत्सव या फिर ताज फेस्टिवल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, आगरा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल। किस किसने ताजमहल देखा? अच्छा ये बताओ, यस या फिर नो। ताजमहल आप में से कौन कौन देखने गए बताइए, चला देखता हूं किस कौन कौन ताजमहल घूमा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर खासकर फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में। यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी काफी डिटेल में अच्छे से। तो पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ आर्टिकल। तेलंगाना हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि नया राज्य बना था 2014 में, ये आंध्र प्रदेश से अलग कर यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है कोया ट्राइब। कोया ट्राइब के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसे कुंभ का मेला होता है उसका भाई बोल सकते हैं इस फेस्टिवल को, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है यहाँ पर तेलंगाना की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, जिसका नाम है कोया ट्राइब। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसके लिए अभी जो पैसा दिया गया वो है यहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए, ये यहाँ पर इसके द्वारा पैसे दिए गए, जिसके चलते यहाँ पर इस फेस्टिवल को और शानदार तरीके से यहाँ पर अभी सेलिब्रेट किया जाएगा। मेदाराम जतारा बेसिकली इसको फेस्टिवल को बेसिकली अभी यहाँ पर इसका जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर ये फेस्टिवल है मेदाराम जतारा के नाम से इसको पुकारा जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इसके साथ में ये है, जो मेदाराम जात्रा या फिर इंग्लिश में इसको जतारा आप लोग बोल सकते हैं, ये बेसिकली 2 महिलाओं के साथ में कनेक्ट है। एक का नाम था यहाँ पर समाका और दूसरे का नाम था यहाँ पर सरलामा, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली माँ और बेटी थी, जिसका माँ का नाम था यहाँ पर समाका और बेटी का नाम था यहाँ पर सरलामा। तो इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर जो उस टाइम पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनका जो अनजस्टिस था, यानी कि उनके द्वारा जो कुरीतियां थी सोसाइटी में, उसके खिलाफ इनके द्वारा दोनों के द्वारा आवाज उठाई गई। तो ये जो आवाज उठाई गई उसकी वजह से सोसाइटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इस फेस्टिवल को इसलिए इनके नाम से भी यहाँ पर देखा जाता है। तो स्टेट ऑफ तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोगों से पूछे तो डिस्ट्रिक्ट है वारंगल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट अगर बात करें कुछ फोकस एरिया के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे तो पर्टिकुलर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है अगर क्वेश्चन बन जाए तो। इसको बोलते हैं यहाँ पर इतुर्नाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर जो इतुर्नाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर
ये बेसिकली पार्ट है एक पर्टिकुलर एरिया का, जो कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट बेल्ट भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पर गंदा कारण्य। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट बेल्ट का पार्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर 2 साल में आप लोगों को देखने को मिलता है। फरवरी के महीने में फुल मून जो यहाँ पर रहता है, उसके चलते सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गुड़ का काफी बड़ा रोल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो गुड़ होता है जिसको जैगरी बोलते हैं, तो उसकी इतनी क्वांटिटी जितना कि यहाँ पर गुड़ है, यहाँ पर एक तरीके से गुड़ इनके भगवान है, उसके वेट के बराबर गुड़ जो है यहाँ पर इनके द्वारा रखा जाता है। और ये पर्टिकुलर एक गंगा में बात करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर जम्पाना वैग्यू। ठीक है, तो जम्पाना वैग्यू जो यहाँ पर ये गंगा है, ये गोदावरी जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जिसके तहत यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। और 1996 से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। लार्जेस्ट आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर तेलंगाना के अंदर, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में भी रखा गया है। और यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया है यहाँ पर खासकर, ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर ये कम्युनिटी वहां पर फैली हुई है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, वो है रिवर के बारे में। गोदावरी जो है इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली जो साबारी रिवर है यहाँ पर वो फ्लो थ्रू होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से, जहां पर ये जो यहाँ पर कम्युनिटी रहती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है इनका जो काफी बड़ा रोल होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर जो कोयास इकोनॉमी, सोशो या फिर जो यहाँ पर कल्चर लाइफ है वो इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट रहती है। तो क्या करते हैं, खेतों में कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी जो भी करते हैं, तो ज्वार रागी बाजरा ये सब जो उगाते हैं, मिलेट्स दालें वगैरह, तो यहाँ पर उसके साथ में कनेक्शन हो गया, यानी कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। जो कोया लोग हैं यहाँ पर बेसिकली अपनी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं, काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है, पर लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर आज के में भी अपनी खुद की ये लैंग्वेज यूज करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, अगर कहीं भी बाहर आप लोग जाते हैं तो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलने का अगर मौका मिले तो उसको जरूर बोलिए, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को अपनी की चीज को सहज कर रख पाएंगे। यहाँ पर जो बेसिकली भैंस के जो सींग होते हैं उनका काफी यूज किया जाता है। इसमें यहाँ पर पेरमाकोक आता डांस का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, जो ये परफॉर्म करते हैं इस डांस को बोला गया यहाँ पर पेरमाकोक आता। ठीक है, तो पेरमाकोक आता में पूछ ले कि किस पर्टिकुलर जानवर के जो सींग है उनका यूज किया जाता है, तो ये भैंस के जो सींग है यहाँ पर आप लोग देखते हैं बेसिकली वो इस तरीके की आकृति में यहाँ पर बेसिकली बनाए जाते हैं। तो इसके चलते आप लोगों से यहाँ पर चीजें पूछी जाती है। और ये फेस्टिवल या फिर जो इनकी शादियां होती है, इनका जो मैरिज सेरेमनी होती है, उसमें भी यहाँ पर इन चीजों को ये यूज करते हुए पाए जाते हैं। तो काफी बेसिक चीजें हैं, और खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से अगर हिस्ट्री में भी आप लोगों से पूछ लिया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूरे डिटेल में पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, कहां से कवर किया गया और क्या क्या बातें हैं, तो सारी चीजें बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। और ये आर्टिकल काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर जब आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोग अपने सिलेबस के साथ में इसको कनेक्ट कर पाओगे। बेसिकली बात की जा रही है लासा फीवर के बारे में। लासा फीवर की वजह से अभी 3 लोगों की जान चली गई, बोल सकते हैं कि लासा फीवर की वजह से 3 लोगों की लाश बिछ गई। तो उसके चलते यहाँ पर अभी न्यूज में आ गया। आप लोग बोलोगे कि क्या अभी नया ताजा मार्केट में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर काफी पुराना ये फीवर है। अब वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज के पास में यहाँ पर ये पहले से यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोलते थे कि धरोहर में रखा हुआ है। पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में लासा नाइजीरिया के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीका के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। यहाँ पर बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी गरीब तबका सोसाइटी का यहाँ पर रहता है, कई बार खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। और अभी कोविड-19 की दवाई को लेकर भी प्रॉपर इनको दवाइयां नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा दिक्कत में चीजें पड़ गई थी। लासा फीवर ये पहली बार डिस्कवर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे अगर बात करूं यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर में कई सारे और भी देश हैं, जैसे सेरीलियोन हो गया, इसी के साथ में लाइबेरिया हो गया, गुनिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। ये सारे वो एरिया हैं जहां पर कोविड-19 ने भी काफी इंपैक्ट डाला, और कई सारी ऐसी बीमारी है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों की माइंड में क्लियर होना चाहिए। कल को अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर चूहा है जिसको बोला जाता है यहाँ पर माटोमया रेट्स। ठीक है, आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी होगी।
जय भीम मूवी के अंदर यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि चूहे खाया करती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद कोई ऐसी कम्युनिटी यहाँ पर होगी जो कि चूहे वगैरह खाया करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चूहों में से निकलकर वायरस जो है वो इंसान के अंदर पहुंचा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चूहों से निकली हुई एक बीमारी है जो कि इंसानों को यहाँ पर परेशान कर रही है, जिसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होकर इसको देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वेस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन है आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर बेसिकली एरिया है जहां पर ये लासा फीवर जो है वेस्ट अफ्रीका में यहाँ पर निकल कर आया। ये लासा फीवर जो है अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर स्प्रेड होता है, यानी कि ये जानवरों में बीमारी थी, इंसानों में पहुंच गई। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि कैसी बीमारी है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और उसकी वजह से फिर ये आगे स्प्रेड होने लगती है इंसानों के अंदर भी। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर नॉर्मली जैसे कोई चूहा है, ठीक है, तो चूहे का जो यूरिन है, चूहे का जो लार वगैरह है, चूहे की जो सलाइवा वगैरह, चूहे का जो खाना है, जो उसको यहाँ पर बेसिकली इंसान जो है उसके टच में आता है, तो फिर इंसानों को ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। अगर बात करें किसी के गले मिलने से या फिर हाथ मिलाने से बीमारी नहीं फैलेगी, पर हाँ किसी के साथ में अगर फ्लूइड आप लोगों का मिक्स होता है, यानी कि किसी के साथ में बॉडी का पसीना या फिर लार्वा वगैरह सलाइवा, ठीक है, इसी के साथ में या फिर फिजिकल रिलेशन अगर कोई बनाता है एक ऐसे इंसान को जिसको इस तरीके की बीमारी है, तो फिर यहाँ पर ये दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट आराम से हो जाएगी अगर कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो है वो यहाँ पर उसके टच में आ जाता है। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये हैं कि इसकी वजह से अगर आप लोगों को किसी को ये बीमारी देखने को मिलती है तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर कई सारी सिम्टम्स बॉडी के अंदर नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, ठीक है, चेस्ट में यानी कि छाती में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस में थोड़ी सी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें, फेस पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कई सारी प्रॉब्लम इंसान को होनी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर तुरंत उसको डॉक्टर के पास में पहुंचना चाहिए। हालांकि अगर बात करें बीमारी के बारे में तो ज्यादा लोगों की डेथ नहीं होती है, 1% के करीब यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जा रही है, पर कुछ ऐसे एरिया है जहां पर अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर ये इस तरीके का वायरस मिल जाए, तो अगर यहाँ पर खासकर वुमेन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 से लेकर 9 जो यहाँ पर टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि जो यहाँ पर जो लास्ट फेज होता है, अगर उसमें महिलाओं को लग जाए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर उसको बेसिकली उसकी जान ही खत्म कर ये सांस लेता है। इतना खतरनाक बोल सकते हैं उनके लिए, यानी कि नॉर्मल बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है उसके द्वारा इसके बारे में बातें की गई और बोला यह गया कि 80% के करीब जो केस हैं वो कैसे हैं यहाँ पर, वो है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार कोविड-19 के लिए भी यूज की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान को बीमारी तो हो गई है पर लेकिन उसको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। जब यही समझ में नहीं आ रहा कि इंसान को बीमारी हो चुकी है, सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे, तो इलाज किसका करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को कई बार मैं बोलता हूं कि लाइफ में अपनी गलतियों को मानो, जब गलती नहीं मानोगे तो फिर कैसे उनको इंप्रूव करोगे? तो वही बातें हो जाती है, आप लोग गलतियां मानोगे तो उसको इंप्रूव करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से जब यहाँ पर बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है, उसके सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं लंबे समय तक, तो फिर कैसे उसका इलाज किया जाएगा? तो ये अनडायग्नोसिस यहाँ पर पड़ी रहती है बीमारी, इसकी वजह से कोई इलाज ही नहीं करवाता है, क्योंकि जब बीमारी नहीं है तो इलाज कहां से करवाए जब दिख ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से काफी खतरनाक है और ये पर्सन टू पर्सन काफी यहाँ पर फैलती है। अगर उसका फ्लूइड जो है कॉन्टेमिनेटेड यूरिन या फिर उसके जो अवशेष हैं चूहे के वो मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी का भी नाम यहाँ पर दिया जा सकता है आसानी से। यानी कि अगर कोई आप लोगों को स्टेटमेंट देकर पूछ ले तो आप लोग आसानी से ये कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा चूहों से निकल कर आ रही है, तो ये जो बीमारी है एक तरीके की जूनोटिक बीमारी है यहाँ पर, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई माइंड में। अब आगे चलते हैं। आगे बता रखा है बेसिकली वही बातें कि जो पर्सन होता है अगर उसका बॉडी फ्लूइड होता है, वो किसी के से नहीं, आंखों किसी के मान लीजिए आंखों में उसने एक तरीके खुजल की, ठीक है, तो आंखों में खुजा हो रही है, फिर उसको दर्द हो रहा है, तो उसने आंखों में हाथ लगाया, तो मान लीजिए उसके हाथ पर एक तरीके से वायरस थे, तो आंखों के थ्रू चला गया, ये नाक में हाथ डाला, कईयों को आदत होती है जरा जरा सी देर में नाक में हाथ डालना, कान में हाथ डालना, ठीक है, तो ये कई बार देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। सिम्टम्स यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं और सीरियस सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के। और इसकी वजह से जैसे मैंने अभी बताया कई बार क्या होता है, ऑर्गन फेलियर आप लोगों को नजर आता है, इंसान की बॉडी जो है वो दिक्कतें करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एंटी वायरल ड्रग है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली रिबावायरिन, ठीक है। तो यहाँ पर रिबावायरिन अगर बात करें तो अगर इसको लिया जाए तो काफी हद तक यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कोई भी बीमारी जो है अगर उसको प्रिवेंट कर ले जाए तो ज्यादा बेटर है। जब क्योर करने की बीमारी की बात आती है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है? मतलब ये कि बीमारी जैसे इंसान को होने वाली है उससे पहले ही अगर आप लोग अपनी सुरक्षा को कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल फेज में कैंसर का भी पता चल जाए तो इंसान जो है उसको कंट्रोल कर लेता है।
तो वही बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि अर्ली फेज में अगर क्लिनिकल जो इलनेस का पता चल जाए और उसको ये दवाइयां दिया जाए तो काफी इफेक्टिवली यहां पर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आई होप कि पूरा आर्टिकल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जब भी कोई हेल्थ के बारे में बात करें तो तुरंत रिकॉल कर लिया करो, 1 सेकंड लगते हैं दिमाग में। ये है बेसिकली क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कहां से आ गया। अगर ढंग से आप लोग उसको समझ पाएंगे तो अच्छे से आप लोग उसको कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो काफी बेहतरीन आर्टिकल था, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा आर्टिकल को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ ये डाउट था, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से गंगा को हम लोग क्लीन करने की बात कर रहे हैं, पर लेकिन गंगा ये एक ऐसी रिवर नहीं है जिसको क्लीन एक तरीके से क्लीन की जरूरत है। यहाँ पर और भी कई सारी रिवर आप लोग को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर हमारी कंट्री में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देता है तो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पीआईबी के द्वारा यहाँ पर काफी डिटेल में कवर किया गया और यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इस चीजों को आगे कंप्लीट किया गया। बात की जाए यहाँ पर किसके बारे में, रिवर देविका। तो रिवर देविका प्रोजेक्ट कहां पर है, ये उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। तो यहां पर इसी के बारे में मैं आप लोगों से कई सारी बातें करने वाला हूं। देविका प्रोजेक्ट हालांकि यहां पर ये काफी पहले लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अर्ली 2019 में, ठीक है। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर उसी के पैटर्न पर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया ताकि कुछ कई सारी चीजों से इसको यहाँ पर कोरिलेट किया जा सके और आगे फायदा भी उठाया जा सके। अब क्या क्या मुद्दे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 के अंदर वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करें, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से बात करें या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, तो ये हर जगह आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। रिवर देविका प्रोजेक्ट जो है ये 190 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये अभी बात की जा रही है कि जून 2022 में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। रिवर देविका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया था मार्च 2019 में। नमामि रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है उसके तहत यहाँ पर चीजें जो है वो स्टार्ट की गई थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरीके से चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की गई ताकि जो घाट्स वगैरह होते हैं जहां पर लोग कई बार जाकर नहाते हैं उनको भी अच्छे से डेवलप किया जाए। इसी के साथ में जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से अगर कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, उन्हें आप लोगों ने देखा होगा कई बार जैसे कि नदियां होती हैं उनको भर भर कर वहां पर जोड़ होते हैं गांव में, भर भर कर उनमें मिट्टी अपना वहां पर घेर बना लेते हैं लोग, एक तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कई जगह तो ऐसे भी उदाहरण निकल के आए, खुद गवर्नमेंट जो है वहां पर कई जगह जो तालाब वगैरह होता है उसको भरकर अपने ऑफिस बना देती है। तो उनको रिस्टोर किया जाए और यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको ढंग से डेवलप किया जाए। और कई बार नदियों के किनारे पर काफी जो बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है वो है क्रिमिनेशन ग्राउंड, यानी कि क्रिमिनेशन मतलब एक तरीके से जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, लोगों को जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है, तो वो वाला एरिया काफी ज्यादा एक इंपैक्ट डालते हैं रिवर के ऊपर। अगर रिवर को हम लोग देखेंगे तो इसके चलते यहाँ पर उसके लिए भी कुछ अलग से अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया ताकि कल को अगर कोई दिक्कत देखने को मिले तो उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे बातें करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि पानी को ट्रीट किया जा सके और गंदगी पानी के अंदर न प्रवाहित करे। तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो उच्चतम लेवल का स्वच्छ पानी आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में बात करें जो यहाँ पर सीवेज जो नेटवर्क है यहाँ पर वो लगभग 129 किलोमीटर आप लोगों को 129 किलोमीटर का नेटवर्क नजर आएगा। डेवलपमेंट यहाँ पर 2 क्रिमिनेशन घाट बनाए जाएंगे ताकि लोगों को, कई बार ऐसा होता है आप लोगों ने नॉर्मली देखी भी होगी ये बात, जो कि कई बार लोगों को नहीं जलाना नहीं है बस गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो नॉर्मली तो ये हमारी एक तरीके से रिचुअल है, हमारे साथ में कनेक्ट है, हमारी इमोशंस कनेक्ट है, पर रियलिटी में वो पानी को तो पोल्यूट करेगी ना। किसी की बॉडी अगर पानी के अंदर डाली जाएगी, उस इंसान को मान लीजिए कोई बीमारी है, आगे चलकर उस पानी को कोई जानवर पीता है या फिर कोई इंसान उसका यूज करता है तो वो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बॉडी को पानी में बहाना ये कोई सही तरीका नहीं है नॉर्मली अगर वाटर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ से बात करें। इसी के साथ में प्रोटेक्ट किया जाएगा जहां पर बहुत ही ज्यादा लोग जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और यहाँ पर कोई रिवर बह रही है तो फेंसिंग कर दी, यानी कि उसके आसपास में कुछ तार वगैरह लगा दिए ताकि लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी कूड़ा करकट न फेंके, कुछ गंदगी न करें। और छोटे छोटे यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे और सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, एनर्जी जनरेशन का भी काम करेंगे यहाँ पर, तो काफी इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। तो एनर्जी जनरेशन के साथ साथ में पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात होगी कि पानी की क्वालिटी भी बढ़ेगी और एनर्जी जनरेशन का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो यहाँ पर देविका रिवर है ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली जो यहाँ पर हिल सुधा जो महादेव टेम्पल है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से, और फिर यहाँ पर वेस्टर्न पंजाब से होती है जो कि आज पाकिस्तान में है। ये रवि जो रिवर है उसके साथ में मर्ज हो जाती है। मैंने रियलिटी में आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन ही जाते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार बोल देंगे कि बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट भी आप लोगों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पता होगा तो आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल पाओगे। तो इसलिए पॉइंट्स को माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलिए। यही वो रिवर है जिसको यहाँ पर गंगा रिवर की सिस्टर यानी कि बहन बोला जाता है, और देविका ब्रिज भी इसके ऊपर यहाँ पर बनाया गया, और ये वो ब्रिज है जिसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि हमारी जो आर्मी है उसके जो व्हीकल जाते हैं तो उसके लिए काफी फायदा देखने को मिला, ताकि हम लोग अपने जो आर्मी जवान है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके अगर टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़े यहाँ पर। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ। कंस्ट्रक्शन यानी कि रिलीजियस के पॉइंट ऑफ से भी देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से भी देख लिया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर आप लोग बोले यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के या फिर वाटर को क्लीन करने के, और यहाँ पर हमारी कंट्री में आर्मी के लिए कनेक्टिविटी का भी काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पर एक कोई काम करना और उसको कई जगह को यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है इसके बारे में आप लोगों को पता रखना है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम है जो कि 1995 में लॉन्च की गई थी। सेंट्रली फंडेड स्कीम है यहाँ पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसको फंड करती है, और इसका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग जो नदियां हैं नाले हैं एक तरीके से आज के में जो पोल्यूटेड हो रहे हैं उनको हम लोग को बचाना है। प्रोग्राम जो है रिवर कंजर्वेशन का ये इंप्लीमेंट किया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी मिलकर यहाँ पर काम करती है ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेशनल गंगा काउंसिल जो है यहाँ पर इसको नेशनल काउंसिल फॉर द रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिवर गंगा बोलते हैं, ये रिप्लेस करती है NRGBA, ठीक है। तो यहाँ पर जो NREGBA आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करती है ताकि यहाँ पर और अच्छे से प्रोडक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके। फोकस क्या रहता है यहाँ पर कि लो कॉस्ट हो यहाँ पर खासकर साफ सफाई की, और जो ओपन डेफिकेशन होता है उसको रोका जा सके, खासकर नदियों के किनारे पर जो खुले में शौच करते हैं उसको सुधारा जा सके। इलेक्ट्रिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया यहाँ पर बनाया जाएगा, इनके लोगों को जलाने का जो साधन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यूज किया जाएगा ताकि जो वुड वगैरह जो यूज किया जाता है उससे लोग बचें और अच्छे लेवल पर चीजों को सुधारा जा सके। रिवर फ्रंट पर डेवलपमेंट वर्क चलाया जाएगा ताकि बाथिंग घाट प्रॉपर वे में इंप्रूव किया जा सके और ज्यादा गंदगी न फैले। वहां पर लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि और अच्छे से यहाँ पर इसको डेवलप किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी यहाँ पर यूज किया जाएगा, प्रॉपर वे में लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि गंगा को साफ सुथरा रखने में हेल्प मिले। और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी छोटी छोटी, ताकि यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको टैकल किया जा सके अगर प्रॉब्लम में है, उसी के साथ में सोल्यूशन निकाला जा सके अवेयरनेस फैला के, ताकि सही तरीके चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो रिवर कहां से है, क्या चीजें हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, किस किस लिए चीजें बनाई गई हैं, तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से पता अगर करोगे किसी टॉपिक के बारे में तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों की कवर कराई जाती है, बस थोड़ा सा आप लोगों को फोकस देकर चलने की जरूरत है। तो कैसा लगा आर्टिकल, यहाँ पर थम्स अप देकर बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कभी उसके बारे में आप लोग जरूर बताया कीजिए। इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जो पढ़ा रहा हूं उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंपॉर्टेंट और काफी उम्दा आर्टिकल बोल सकते हैं यहाँ पर, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट कवर किए जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्वाड के बारे में। क्वाड का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि अच्छा 4 लोगों के बारे में बात की जा रही है। अब वो 4 लोग कौन से हैं, तो ये 4 लोग हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 4 लोग जो हैं इनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं वो अभी जिनके विदेश मंत्री होते हैं वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे के साथ में मिले। लोकेशन का है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, अगर बात करें जहां पर ये मीटिंग हुई तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इसके इधर आएंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर बेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाइट देखने को मिलेगा। तास्मान जो सी हो गया, थोड़ा सा इधर आएंगे तास्मानिया जो यहाँ पर ये आइलैंड भी है, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। पर्टिकुलर अगर बात करें तो आसपास वाले एरिया आप लोग जरूर देखा करो जब भी कोई मैप आप लोग यहाँ पर देखा करते हैं। अभी यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई इसमें बेसिकली 4 लोग मिले और 4 लोगों के द्वारा कुछ इंपोर्टेंट मुद्दों पर बात की गई। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रशिया की टेंशन को लेकर बात की गई, जो कि आज के डेट में नेटो को लेकर और जो यूक्रेन के मुद्दे पर चल रही है, तो इंडिया इससे बेसिकली साइड में हो जाता है क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है अफगान क्राइसिस, जो कि अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त के दिन तालिबान के द्वारा अपना कंट्रोल आज के डेट में ले लिया गया, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। चौथा है यहाँ पर चाइना का बेसिकली आज के डेट में इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दादागिरी दिखाना, तो उसको भी यहाँ पर टैकल करने की कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के डेट में क्वाड कंट्री जो है वो नॉर्मली जो उनका टारगेट है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा चाइना।
पर लेकिन रियलिटी में कहीं पर ये लिखा नहीं होता इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि चाइना को टैकल करने हैं। बस ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अंडरस्टूड है। ऐसा तो नहीं कि हाँ पर इंसान को हर जगह चिल्लाते घूमना है, पर हाँ कुछ अगर कोई काम करे तो उसकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये क्यों हरकतें कर रहा है ऐसी, तो वो हरकतें समझ में आ जाती है हर एक इंसान को। तो इसके चलते कोई आप लोगों से चिढ़ता होगा, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अच्छा ये इंसान चिढ़ता है यार, आप लोग पहचान लोगे उसको आराम से, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज ऐसी होगी तो कोई भी पहचान लेगा उसको कि ये हरकतें क्यों कर रहा है ऐसी, ठीक है। तो आप लोग उसके हिसाब से फिर उसको टैकल कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तो 4 डेमोक्रेसी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान मिलकर साथ में है। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ये कि इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, अगर बात की जाए आप लोगों से कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बारे में, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो इधर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, इधर आप लोग आओगे यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है यहाँ पर, जैसे कि साउथ चाइना सी हो गया, फिलीपीन हो गया, ये सब एरिया हो गए, यहाँ पर चाइना की दादागिरी न चले, क्योंकि चाइना क्या करता है यहाँ पर सबको डरा के रखता है, क्योंकि चाइना ताकतवर कंट्री हर एक तरीके से, तो उसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली जो यूएसए है उसके द्वारा अपने यहाँ पर बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपनी पॉलिसी भी लेकर आए, और काफी इंटरेस्टिंग जो न्यूज है वो आप लोग हमेशा देखने को मिलेगा। ये शब्द यूज करते हैं यहाँ पर इंडो पैसिफिक, जबकि नॉर्मली वर्ड यूज किया जाना चाहिए एशिया पैसिफिक। तो ये जो इंडो यानी कि इंडिया के नाम से या फिर इंडियन ओशन के नाम से यूज किया है, ये बेसिकली चाइना को चिढ़ाने के लिए यूज किया है कि यहाँ पर बेसिकली पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, और इंडिया को ऐसे लीडर की तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि चाइना की जो बदतमीजी है वो थोड़ी कम हो सके। ये इसका बेसिक पर्पज है। फर्स्ट टाइम कोई इंसान जो था जिसके दिमाग में ऐसा कोई विचार आया तो वो थे जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब। 2007 में उनके दिमाग में ऐसा कुछ प्रोग्राम आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। हालांकि उस टाइम पर यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया था वो बेचारा काफी ज्यादा जद्दोजहद में था। चाइना ने बोला कि उसको ज्वाइन नहीं करना, तो इसने बोला जी पापा जी हम नहीं जाएंगे। उस टाइम पर चाइना का काफी बड़ा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हुआ करता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ खींच लिया उस टाइम पर फाइनली आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि कौन बदतमीज है और कौन दोस्त है। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने फिर आगे चलकर ज्वाइन कर लिया 2017 में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के द्वारा मिलकर यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन बनाया गया, जिसका नाम हम लोगों ने क्वाड रखा। यही वो क्वाड है जो कि आज के दिन में कई सारे एरिया में काम करता है, और जिसके चलते चाइना को इसके चलते मिर्ची लगती रहती है। अभी बात करें तो यहाँ पर डिस्कशन कई सारे एरिया में किया गया यहाँ पर, जैसे कि 26/11 का जो अटैक मुंबई में हुआ था 2008 में, और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसी के साथ में यहाँ पर पठानकोट जो एयरबेस पर अटैक किया गया था यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से, उसके बारे में जस्टिस के बारे में बात की गई कि जो लोगों के द्वारा हरकतें की गई थी उनको पकड़ना चाहिए और यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई गई। सारी कंट्री जो है वो टेरिटरी कोशिश करेगी उनकी टेरिटरी जो है वो टेररिज्म के लिए नया यूटिलाइज की जा सके, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है। और इसी के साथ में अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसका इलाज बांधो, ऐसे नहीं कि उसको खुला सांड छोड़ रखा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके चलते ये सारी बातें देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें साउथ चाइना और इस चाइना सी में कैसे टेंशन को कम करना है, ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। तो चाइना का दबदबा जहां है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। इसी के चलते वैक्सीन इनिशिएटिव भी यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली सपोर्ट करने की बात की गई, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं। हमारी कंट्री को आज के दिन में वैक्सीन बनाने के मुद्दे पर एक तरीके से हब बोला जा रहा है। हब मतलब जहां पर सारा एक तरीके से काम किया जाता है। हमारे देश में कई सारी वैक्सीन बनाई जा रही है, तो हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया कि एंड 2022 तक का इंडो पैसिफिक कंट्री के साथ मिलकर हम लोग 1.3 बिलियन वैक्सीन डोज जो है वो दुनिया में प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वाड जो वैक्सीन पार्टनरशिप है यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, और 2021 में मार्च के महीने में इसको अनाउंस किया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मिलकर अगर वैक्सीन के फील्ड में काम करेंगे तो चाइना जिन कंट्री को अपने दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं तुमको दवाई दूंगा और वो सब चीजें करूंगा, तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में लेकर हम लोग चलेंगे तो ऑलरेडी हम लोग चाइना का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। क्वाड का जो स्टैंड है आज के दिन में म्यांमार को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर वायलेंस को एंड करने की बात की जाती है, और इंडिया भी हमेशा यही बोलता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी को ही लेकर आओ, तो वो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। आसियान जो कंट्री है यहाँ पर वो भी हमेशा से सॉल्यूशन कहती है कि म्यांमार के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका आ जाना जरूरी है, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर अगर आज तक आप लोग पैटर्न को देखोगे तो वहां पर ओनली आप लोगों को नजर आएगी वो कौन है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो आर्मी जनता रूल करे यहाँ पर, ठीक है, आर्मी जुंटा जिसको बेसिकली बोलते हैं। तो इसके चलते आसियान कंट्री के द्वारा 5 पॉइंट का एक अभी यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया था, जो कि हालांकि रिफ्यूज कर दिया गया म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके द्वारा एक्सेप्ट करने से। इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर काम करेगी ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके, पर लेकिन कोई सोल्यूशन अब तक निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो एक ये मुद्दा है, पर लेकिन इंडिया ज्यादा बातें नहीं करता है, क्योंकि हमारा देश जो है कई सारी बाउंड्री टच करता है म्यांमार के साथ में। कल को हम लोगों ने कुछ बोला तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा। वैसे भी हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं इंडोनेशिया में, तो इसलिए हम इन सब मुद्दों पर थोड़ा सा चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं।
क्लाइमेट चेंज का मुद्दा काफी बड़ा है यहाँ पर, तो उसमें मिलकर काम कर रहे हैं खासकर इंडिया इन कंट्रीज के साथ में। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुई थी यहाँ पर ग्लासगो यूके के अंदर में, याद रखेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो 2 कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, उनके नाम आप लोग को याद रहने चाहिए, भूलना नहीं है। इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर कई सारी बातें की गई, जैसे कि क्रिटिकल और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, शेयर की जाएगी। काउंटर टेररिज्म के बारे में बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास किया जाएगा। कल को कोई भी यहां पर डिजास्टर होता है उसको मैनेज किया जाएगा मिलकर, इसीलिए इसको HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बोला गया। और मैरीटाइम डोमेन में मिलकर काम करेंगे, यानी कि समुद्र के रास्ते भी एक दूसरे के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे कोई सा भी एरिया क्यों ना हो, चाइना की दबदबा वहां पर नहीं चलेगा। क्या ऐसे कोई स्टेप उठाए गए यहाँ पर इनको टैकल करने के लिए? जी हाँ, बहुत सारे स्टेप उठाए गए आज के डेट में चाइना को अलग थलग डालने के लिए। इवन 5G टेक्नोलॉजी में जब एक्सपेरिमेंट करने की बात आई तो हम लोगों ने चाइना की कंपनी को एंट्री करने से मना कर दिया अपने देश के अंदर में। सेम काम यूएसए के द्वारा किया गया, क्योंकि चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर कंट्रीज के डेटा इकट्ठे कर रहा था। चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें कहीं ना कहीं सपोर्ट आप लोगों को चाइना की गवर्नमेंट या चाइना की मिलिट्री का देखने को मिलेगा, जिसके चलते ये उन कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा था, जिसका डेटा यहाँ पर ये चोरी कर रहे थे। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जिन्हें बातें की गई कि यहाँ पर इनको डिस्टेंस बनाकर रखना है ताकि सॉल्यूशन को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, ये बात की जा रही है यहाँ पर कोवोवैक्स और इसी के साथ में यहाँ पर कोर्बेवैक्स के बारे में। तो ये दवाइयां हैं जो कि इंडिया के अंदर बनाई जानी है और इन दवाइयों को यूज किया जाएगा क्वाड वैक्सीन प्रोग्राम या फिर पार्टनरशिप के तहत आगे आने वाले टाइम में। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरे के साथ में प्लेज ले रही है, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा ले रही है, ठीक है। तो प्रतिज्ञा जो है यहाँ पर इनकी ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाएंगे। ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब तक हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे सारी चीजों में, अब भाई साहब वो डिपेंडेंसी कम कर अपने आप यहाँ पर माल मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि अपनी जिंदगी को सही तरीके से हम लोग एंजॉय कर सकें। अर्ली इन 2021 जो ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप लोग ये मत बोलना कहां से आ गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था उस टाइम पर भी। नाम रखा गया इसका SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ कौन कौन सी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें यूएसए नहीं है, इसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और एशिया वाले रीजन में चाइना का दबदबा कम करने के लिए ये तीनों के तीनों साथ में आ गए ताकि सप्लाई चेन को इंप्रूव किया जा सके अलग अलग कंट्रीज का सपोर्ट कर यहाँ पर, और वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। म्यांमार के मुद्दे के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो बॉर्डर टच करता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो इसके चलते यहाँ पर सैंक्शन के तो अगेंस्ट है इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर सैंक्शन लगाएंगे तो जितने ज्यादा सैंक्शन लगाते हैं वो फिर दूसरे की गोद में जाकर बैठ जाता है। कहते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती कर दे तो बच्चे को बेसिकली आराम से ट्रीट करो, समझाओ उसको, ना कि डांटो कि हाँ ये गलती हो गई, इसको ऐसे मत करना। अगर रिपीट करे फिर यहाँ पर उसको बेसिकली क्या करो, फिर उसको पिटाई करो, फिर उठा के पटको, ठीक है। उठा के पटको मतलब फिर अच्छे से पिटाई करो ताकि खौफ भी रहे उसके दिमाग में। पर पिटाई भी इतनी नहीं कि इतनी पिटाई कर दो कि इंसान की मतलब पिटाई नहीं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पिटाई की तो हालांकि गलत शब्द हो गया यहाँ पर। डराना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज खौफ ज्यादा बेटर रहता है ना कि एक तरीके से हाथ उठाना। क्योंकि अगर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया तो ये बोलता है कि अच्छा मारोगे इससे फालतू क्या कर लोगे, तो वाली बातें हो जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप लोग एक ऐसा काम कर सकते हैं ताकि खौफ बना रहे। तो यूएसए ने कई सारे सैंक्शन इंपोज किए कई सारे लोगों के ऊपर, तो वो सारी चीजें चली रही हैं। और यूक्रेन के मुद्दे पर इंडिया का क्या मुद्दा रहता है? इंडिया ये बोलता है कि ठीक है ये इनका दोनों का आपसी मैटर है, इनको सुलझाने दो, हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इंडिया का ये रवैया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें बताई, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताना कि क्वाड के बारे में क्या है, बेसिकली क्यों मिले, कहां पर मिले, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, चाइना को टैकल किया जा रहा है, टेररिज्म को लेकर क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर क्या कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर रहने चाहिए। अगर लिखने के लिए भी आ जाए या फिर प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछ लें तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्टैटिक जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, है कि नहीं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है हिस्ट्री के अंदर, जीएस पेपर 1 के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर खासकर जो कल्चर और इसी के साथ में मेडवल जो एरिया है, पर्सनैलिटीज जो इंपोर्टेंट होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जिसका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जो है उनको अभी श्रद्धांजलि दी गई, जबकि यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी के द्वारा 18th सेंचुरी में ये एक जाट लीडर हुआ करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो इनके द्वारा रूल किया गया काफी लार्ज स्केल पर, और ये बेटे थे यहाँ पर बदन सिंह जो कि इनके फादर थे। इनको इंडिया के अंदर में प्लूटो भी बोला जाता है। प्लूटो के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया,
उनके द्वारा बोला जाता है कि एक जो लीडर होना चाहिए वो एक फिलोसफर होना चाहिए या फिर एक फिलोसफर लीडर होना चाहिए, यानी कि वही इंसान उस गद्दी पर बैठना चाहिए जो कि काबिल हो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर राजा का बेटा है तो उसको राजा बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर एक लीडर थे जिनका नाम था एक तरीके से जिनका नाम था यहाँ पर उडैसु, ठीक है। तो ये भी ऐसी पर्सनैलिटी थे, तो इसलिए इनको साथ में कंपेयर किए जाते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर हुआ करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इंसान जो है अगर वो आज के में किसी पोजीशन पर बैठा है तो उसको एक सेंस होनी चाहिए, उसके अंदर एक इंटेलेक्ट होना चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस किसी को बैठा दिया कि हाँ बस ऐसे ही राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इसलिए पीआईबी के द्वारा भी यहां पर इसको कवर किया गया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। उस टाइम पर अगर आप लोग जाओगे 18th सेंचुरी के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की बात की गई इनके द्वारा, जो कि नॉर्मली कई सारे टाइम पर अगर बात करोगे तो लास्ट तक भी यहां पर ये चीजें नहीं देखने को मिल रही थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में यहां पर जो दूसरे राजाओं के द्वारा जो म्यूनमेंट बनाए गए थे, कोई मस्जिद बना के चला गया, कोई गुरुद्वारा, कोई यहां पर अलग अलग तरीके टेंपल्स वगैरह, तो इसने किसी में भी भेदभाव नहीं किया, सबको प्रोटेक्ट किया और सबको यहां पर जिनकी केयर करने की जरूरत है सबकी केयर की, यानी कि सब रिलीजन को साथ में लेकर चला। तो संविधान में सेक्युलरिज्म जो हमारे संविधान में है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया है। पर लेकिन ये जो इंसान है यहाँ पर ये इसको पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे थे, यानी कि हर एक रिलीजन को साथ में लेकर चलते हुए आ रहे थे और लोगों की कैपेबिलिटी के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पर उनको पोस्ट दी जा रही थी, ना कि इसलिए पोस्ट दी जा रही थी कि ये मेरे यार दोस्त रिश्तेदार का बेटा है। तो हाई पोस्ट उसी को मिलेगी, एक पोस्ट उसी को मिलेगी जो उसके लिए हकदार होगा। फिर वही बात कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये यहां पर एक ही रिलीजन को फॉलो करते थे और वो था ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत का रिलीजन, यानी कि हर एक इंसान पैदा होता है और वो चला जाता है। अब रिलीजन ये सारी चीजें क्या रहती है हम लोगों के द्वारा बेसिकली सेपरेट कर दिया गया, अपने आप को यहां पर बना दिया गया रिलीजन, पर रियलिटी में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए यहां पर इनके द्वारा हमेशा विजन था कि इंडिया एज ए वन नेशन के तौर पर उभरे। तो इसके चलते इनके द्वारा काफी ज्यादा एक तरीके से अपनी जो लाइफ है वो एक तरीके से नहीं, एक पूरी लाइफ जो है उसी के लिए दांव पर लगा दी। इनकी जो लाइफ है वो काफी लंबे समय से काफी सारे उतराव चढ़ाव भी लाइफ में यहां पर देखने को मिले। इसी के साथ में यहां पर जो नेशनल इंटीग्रेशन में इनके द्वारा काफी बड़ा काम किया गया। महाराजा सूरजमल जो है ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं, खासकर फार्मर यानी कि किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के बारे में इनके द्वारा ये बोला गया कि किसानों की प्रॉब्लम अगर दूर हो जाती है तो यहां पर सोसाइटी की प्रॉब्लम दूर होती है, आप लोगों को नजर आएगी, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो फार्मर को मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनके द्वारा बोला गया, क्योंकि अगर फार्मर अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे तो कहां से इंसानों को खाना मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर इनका फार्मर रिफॉर्म पर काफी बड़ा एक तरीके से काम किया गया। बात करें महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि महाराजा सूरजमल यहां पर इसी के साथ में ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है यहां पर भरतपुर के अंदर में, तो ये इन्हीं के नाम पर यहां पर रखी गई है। इनकी जो आखिरी सांस ली इनके द्वारा वो 1963 में हिंडन रिवर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी उसके पास में जो घात लगाकर बैठे थे यहाँ पर मुगल चीफ जिनका नाम था नजीब अद दौला, उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर अटैक किया गया, जिसकी वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई। तो यहाँ पर कई बार पूछा जाए तो यहाँ पर एक बैटल के बारे में और कहां पर लोकेशन है, तो ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं किसके द्वारा ये हरकतें की गई। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर बात करें कई बार कनेक्ट किया जाता है इनको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ में, तो ये आप लोग याद रखते हैं। ये जो बैटल थी ये मराठा और इसी के साथ में अफगान के बीच में जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, 1961 में यहां पर ये लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में यहां पर बेसिकली 90 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगान के द्वारा यहां पर। इसी के साथ में 40,000 के करीब जो ट्रूप्स थे यहां पर मराठा के, उनकी डेथ हुई यहां पर। तो महाराजा सूरजमल के द्वारा यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इस बैटल में भी, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ में बैटल के बाद महाराजा सूरजमल जो है वो काफी ज्यादा पोजीशन जो नॉर्थ इंडिया में उनकी लॉस्ट हो गई यहां पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर है फिर आप लोगों को पता है आगे उनका जो दबदबा होना यहां पर स्टार्ट होने लगा। कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं जब तक हमारे देश में मुगल साम्राज्य जो था वो काफी अच्छे लेवल पर फैला हुआ था, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी यहां पर एंट्री करने की, क्योंकि उनको उनकी ताकत के बारे में अंदाजा था। पर लेकिन आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब इंसान लड़ना स्टार्ट कर देते हैं आपस में, तो फिर तीसरा इंसान घुसना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा कभी भी अपनी लाइफ में किसी तीसरे के लिए जगह न रखें। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो इसका मतलब यह कि आप लोगों की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा और हमेशा अपने काम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो कैसा लगा आर्टिकल, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट है तो फीडबैक भी आप लोग बता सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपोर्टेंट जो बेसिकली डे देखा और उससे पहले हम लोगों ने एक इंपोर्टेंट कोटेशन भी देखी। आई होप कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है और लाइफ को आप लोग सही डायरेक्शन देते हैं। कैसा रहता है आप लोगों का बेसिकली दिन यहाँ पर, किस तरीके से आप लोग उसका फीडबैक जरूर दिया करो। हाँ, इतना अचीव किया हम लोगों ने टारगेट जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बारे में, और याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है इस फेस्टिवल के बारे में।
पूछ लेंगे जरा सी देर में नाम देकर कि बताओ यहाँ पर मेदाराम जात्रा फेस्टिवल जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी है। जो रिवर के नाम, फेस्टिवल के नाम, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसके साथ में क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, सारी बातें क्लियर कर दी। चूहे से रिलेटेड जो फीवर है यहाँ पर लासा, ये इसके बारे में बात है कि WHO के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी मैंने सारी आप लोगों को बता दी, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, ये जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है SLV पीडिया पर भी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स आप लोगों को वहां पर मिल जाते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की जो यहां पर रिवर जिसका नाम है देविका प्रोजेक्ट के बारे में, काफी डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई यहां पर कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया। क्वाड के बारे में काफी बातें हम लोगों ने जानी, क्यों बनाया जा रहा है, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर, इसी के साथ में कि किस तरीके से यहाँ पर ये ग्रुपिंग जो है वो काम कर रही है, कैसे चाइना को टैकल कर रही है दवाई के फील्ड में या फिर यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी के फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, तो सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए। राजा सूरजमल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, सारी बातें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। तो कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। मॉर्निंग में जो भी उठ रहा है अपने पैटर्न को अच्छे से फॉलो किया करो, और खासकर जैसे वीडियो आप लोग स्टार्ट करते हो, आज की स्टार्ट कर दिया फिर कल की, रिकॉल किया करो एक बार आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि कैसे आप लोग यहां पर आज के में ये बेसिकली एंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है। यानी कि ये वीडियो जो है आप लोग आज के में से बंद करोगे, उससे पहले रिकॉल करना जो भी आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं, इसी के साथ में फिर कल की भी वीडियो आप लोग रिकॉल कर सकते हो। और यही काम आप लोगों को करना है, जब भी आप लोग कोई वीडियो स्टार्ट करो तो आप लोग की मेमोरी फॉर्मेशन अच्छा होगा और लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये दो काम जरूर करो मेरे बोलने से, आप लोग फिर अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखना। आगे अगर बात करें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है जिसके द्वारा यहाँ पर मेदाराम जात्रा फेस्टिवल देखने को मिला। मेदाराम जो जात्रा फेस्टिवल है किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, लासा फीवर किस देश से निकल कर आया, देविका रिवर जो है ये यहाँ पर किसके साथ में मर्ज हो जाती है आगे चलकर, देविका जो रिवर है यहाँ पर किसकी सिस्टर रिवर इसको बोला जाता है, NRCP ये क्या है इसके बारे में आप लोग को बताना है, क्वाड की मीटिंग कहां पर हुई और किसके द्वारा इसका आइडिया दिया गया था, ये आप लोग को बताना है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि रिकॉल कर लिया करो चीजों को, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके द्वारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में यहां पर बात की गई थी, ये आप लोग को ये बताना था, ठीक है, कि उसके लिए यहां पर ये अपना एक प्लान लेकर आ रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा राज्यसभा में बोला गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कि राइस वगैरह का फोर्टिफिकेशन करना चाहिए। इंडिया की पोजीशन कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप लोग को बताना था। मिल्क फोर्टिफिकेशन में टाटा के साथ में कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है, ये आप लोग को बताना था। NLSD के अंदर में यहां पर आप लोग को देखने को मिला, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अवेयरनेस फैलाने के बारे में बात की गई थी यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में बताइए, फिर डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में यहां पर आर्टिकल कौन सा है जो कि यहां पर जो बात करता है जस्टिस के बारे में सबके लिए, ये आप लोग को बताना है। PMLA क्या है ये आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन वो है, अगर आप लोग इनको रिकॉल कर पा रहे हो तो काफी डिटेल में डिस्कस किए थे, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक बार जाकर ये तो लेक्चर देख लेना जल्दी जल्दी, या फिर एक बार PDF को उठाकर देख लेना, ठीक है। यूएसए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई। हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन है मिनिस्टर बताइए, ये मैंने डिस्कस किया था। इंडिया के अंदर 101 पोजीशन जो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, 116 कंट्री में नीचे से हम लोग टॉप कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी ही दुविधा की बात है। वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट के द्वारा मिलकर ये मिल्क फोर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई। इसी के साथ में नेशनल लीगल सर्विस जो डे है वो याद रखेगा, ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 39A ये DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बेसिकली बात करता है कि लीगल सिस्टम सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो न्याय है वो सबको मिलना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात की गई 2002 के बारे में, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट था। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती हैं। और यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो नया आया वो कैसा लगा उसको जरूर बताना, जिस किसी ने नहीं देखा है जाकर देखना, अपलोड कर दिया गया है चैनल के ऊपर, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अपने फॉर्म वगैरह फॉर्म फिल कर देना अच्छे से, इसके लिए अलग से फॉर्म फिल भी नहीं करना आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मॉर्निंग में, तैयार है ना, वो नहीं है जवानों तैयार है ना, ठीक है। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए और बिल्कुल तैयार है ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मॉर्निंग में। तो कौन कौन उठने वाला है यस लिखिए, और जो नहीं उठने वाला है वो नो लिखेगा, और बाकी मॉर्निंग में मिलता हूं, तब तक अपना अच्छे से चीजों को एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा रहा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।